कक्षा 12 में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रकाश, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, है ना। जैसे ध्वनि किसे कहते हैं, जो चैप्टर पढ़े सबसे पहले तो ये जान ले, उसके भाई उसके शब्दों को जान ले कि उसका अर्थ क्या होता है। नहीं पता लगा पूरा जो है चैप्टर पढ़ डाले और जो है पता ही नहीं है प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है। यह स्वयं दिखता नहीं बल्कि वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है ना। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा है। यह स्वयं दिखता नहीं, स्वयं दिखता नहीं बल्कि क्या करता है, वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदना प्रदान करता है। यह स्वयं दिखता नहीं बल्कि वस्तुओं को क्या करता है, दिखाने में सहायता प्रदान करता है। तो कक्षा 12 में प्रकाशिकी है, क्या है? ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। प्रकाश को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक कण के आधार पर और एक होता है तरंग के आधार पर, है ना। प्रकाश को किसके आधार पर पढ़ा जाता है? एक कण के आधार पर और एक तरंग के आधार पर। तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। हाइगेंस, तरंगिका का सिद्धांत। और इसको कण का सिद्धांत न्यूटन ने, है ना। तो प्रकाशिकी में प्रकाश कितना दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक कण के आधार पर, एक तरंग के आधार पर। तो हम सबसे पहले क्या किसके आधार पर पढ़ेंगे? कण के आधार पर, है ना। इसको न्यूटन ने बताया कि प्रकाश क्या कणों के रूप में चलता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम प्रकाश के और गुण देख लेते हैं और कण के आधार पर पढ़ेंगे प्रकाश को। गुण इसके देख लेते हैं पहले। गुण सबसे पहले देख लेते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है प्रकाश? प्रकाश का जो गमन है वो सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन करता है। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम? न्यूटन के अनुसार, है ना। प्रकाश किसकी एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल, अर्थात कहने का मतलब प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है। मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है ना। प्रकाश कहाँ? निर्वात में भी चल सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। देखो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सर्वप्रथम किसने बताया? रोमर या रीमर नामक साइंटिस्ट ने, रोमर या रीमर कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है।
वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब अलग अलग अपने अभी 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाता है ना। तो सर्वप्रथम किसने बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं? न्यूटन ने बताया था सर्वप्रथम कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। किसने बताया? किन्होंने बताया था? न्यूटन ने। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है और व्यतिकरण होता है। तो ये सब टॉपिक हमको इसी में पढ़ने हैं। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सब पढ़ना है हमको। बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। जो दृश्य प्रकाश होता है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होता है ना। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर। तो ये प्रकाश के बारे में हमको कुछ नॉलेज मिला। हमने क्या बताया भैया कि प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है, या स्वयं दिखता नहीं जबकि वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे हमको आप लोग देख पा रहे हैं, तो प्रकाश क्या है? हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो यही रिफ्लेक्ट होकर क्या जा रहा है? आपकी आँख में पड़ रहा है, तो हम दिखाई पड़ रहे हैं। यह स्वयं नहीं दिख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये है प्रकाश। प्रकाश के बारे में ये इतनी जानकारी है, ये प्रकाश के गुण है। तो हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम देख लेते हैं परावर्तन। परावर्तन से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये चीज़ जान लेते हैं। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से या किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कहने का मतलब कि कौनो माध्यम है, कौनो ये क्या है? पृष्ठ है, परावर्तक तल है ना। इससे आया प्रकाश क्या हुआ? आपतित हुआ, और क्या हुआ? परावर्तित हो गया। ये आपतित हो गया और ये क्या हुआ? परावर्तित, है ना। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में क्या हुआ? वापस हो गया। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। प्रकाश का अपने उसी माध्यम में, अगर दूसरे माध्यम में चला जाएगा तो अपवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए उसी माध्यम में, है ना। हम भी प्रकाश का क्या कर रहे हैं? परावर्तन कर रहे हैं भाई, है कि नहीं। प्रकाश हमसे टकरा के फिर वायु से आ रहा है, फिर वायु में जा रहा है, जो माध्यम है उसी माध्यम में जा रहा है। तो क्या हुआ? ये क्या कर रहेगा? प्रकाश का परावर्तन हम लोग भी कर रहे हैं। तो परावर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो हम देख लेते हैं परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। परावर्तन के प्रकार में परावर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का क्या मतलब होता है? जब सतह सपाट होती है, ऐसा परावर्तन जब उसकी सतह क्या हो जिससे प्रकाश परावर्तित हो, वो सतह कैसी हो? सपाट हो। सपाट का मतलब ऐसी,
तो ये क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। जितने कोण पे आएगा प्रकाश की किरण उतने कोण पे क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मतलब ये आपतित हुई और ये क्या हो गई? परावर्तित। तो ये क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। लेकिन जब सतह क्या होनी चाहिए? सतह समतल होनी चाहिए। जब समतल सतह से होता है परावर्तन तो नियमित परावर्तन कहलाता है। जब यही परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, खुरदरी सतह का मतलब ऐसे है कोनो सतह, है ना। जब यहाँ से परावर्तन होता है तो ये होगा अनियमित परावर्तन। प्रकाश किरण ऐसे आई, पता लगा ऐसे चले गए, पता लगा ऐसे आई ऐसे चली गई, बहुत ज़्यादा कोण। आपतित, परावर्तित। तो ये क्या है? सतह खुरदरी है, सतह खुरदरी। जब खुरदरी सतह से परावर्तन होता है तो क्या कहलाएगा? अनियमित परावर्तन। और जब सपाट सतह से परावर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो ये परावर्तन के प्रकार हैं। अभी परावर्तन के नियम नहीं पढ़े हम, अब हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। तो इतना समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन, भाई हमने बताया कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार में परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। जब सतह सपाट होती है तब परावर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और जब सतह खुरदरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन, है ना। अब हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हमने कहा भैया परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। इसको जहाँ पे प्रकाश की किरण आती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ पे एक हम अभिलंब खींच दिए, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ये अभिलंब है तो इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से व्यक्त करते हैं। किससे? आई से। इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसे आर से व्यक्त करते हैं, है ना। इसे आर से व्यक्त करते हैं परावर्तन कोण को, इसको आपतन कोण को आई से। इसको आपतन बिंदु कहते हैं जहाँ प्रकाश किरण पड़ती है। और ये जो खींचा गया इसको अभिलंब कहते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? ये चीज़ देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है ना। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों देखो एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं ना। हमने बताया आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम ये होता है कि प्रकाश की किरण जितने कोण पर आपतित होगी, ये देखो, अगर 45 अंश के कोण पर आपतित हुई तो 45 अंश के कोण पर ही परावर्तित होगी। ये सब नियम किसमें लगेंगे? नियमित परावर्तन में। हम कौन सा परावर्तन पढ़ रहे हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना है ना। नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सारी घटनाएं कहाँ होगी? नियमित परावर्तन में ही होगी। तो हमने क्या बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। अर्थात कहने का ही मतलब है कि कोण I बराबर कोण R के। कहने का मतलब कि अगर प्रकाश की किरण, जैसे देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण है, ये सपोज दैट 45 अंश के कोण पर आई या 60 अंश के कोण पर आई, तो ये जाएगी कैसे? 60 अंश के ही कोण पर जाएगी, परावर्तित होगी, है ना। तो ये सब घटनाएं कहाँ होगी? नियमित परावर्तन में। अगर आपसे कोई कह दे कि कोई प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आपतित होती है तो बताओ कितने कोण पर परावर्तित होगी? तो कितने अंश के कोण पर? 30 अंश के कोण पर ही परावर्तित होगी, इतने कोण पर आएगी उतने कोण पर जाएगी। तो ये परावर्तन के नियम है। अब यही परावर्तन हमको आपको दर्पण में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? दर्पण में। यही परावर्तन दर्पण में पढ़ना है। तो हम दर्पण के बारे में देख लेते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। अब हमको दर्पण के बारे में पढ़ना है, परावर्तन ही उसमें भी पढ़ना है, परावर्तन ही इसमें भी पढ़ना है। लेकिन क्या भाई, क्योंकि दर्पण क्या होता है, वो अधिक प्रकाश का परावर्तन करता है। तो अब हमको परावर्तन दर्पण में पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं भैया, सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं, है ना। दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं। जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर दे, क्या कहलाता है? दर्पण। लगभग 99%, लगभग 99% क्या करे? प्रकाश को परावर्तित कर दे, क्या कहलाएगा? दर्पण। मतलब प्रकाश को लगभग पूरा क्या करे? ये हो जाएगा फिर दर्पण। जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। लगभग 99% जो प्रकाश को क्या करे? परावर्तित कर दे, क्या कहलाएगा? दर्पण। परावर्तित तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाते। कुछ क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो ये भी क्या है? परावर्तन। लेकिन दर्पण किसे कहते हैं? जो लगभग 99%, क्या करता है दर्पण? 99% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, वो दर्पण कहलाता है। और ये समतल भी होता है ना, समतल भी है। तो इसलिए हमको क्या करना है? समतल दर्पण, मतलब दर्पण के बारे में पढ़ना है। दर्पण के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि कुल मिला के हमको
परावर्तन का जो प्रकाश का परावर्तन है वो दर्पण में पढ़ना है। जो परावर्तन है उसको किस में पढ़ना है? दर्पण में पढ़ना है। पढ़ने का तो हम और पढ़ लेते हैं, लेकिन खुरदुरा और सता रहती है, तो हमको कहाँ पढ़ना है? दर्पण में ही परावर्तन को पढ़ना है। तुमने बताया जो प्रकाश को लगभग पूर्णतः क्या करता है? परावर्तित कर देता है, 99% लगभग, वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या करेंगे? प्रकाश का जो परावर्तन है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। ये तो दर्पण की परिभाषा हो गई। दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। दर्पण के प्रकार में दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, इसको समतल दर्पण के, ये है समतल दर्पण और ये गोलीय दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, हमने बताया, एक समतल और एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स और कनकेव। तो हम थोड़ा सा पहले समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं, फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण के बारे में कुछ हम जो है जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण प्लेन मिरर, तो ऐसा दर्पण जिसकी सतह सपाट होती है, कोई कर्व नहीं रहता, क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। जैसे कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। और हम सबसे ज़्यादा समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना। सुबह से उठते हैं तो समतल दर्पण का प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो हम जितना सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा यही उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी सतह सपाट होती है, सपाट होती है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये समतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है। और हम देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, है ना। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी जो समतल दर्पण की क्या होती है? अनंत होती है। अगर हमको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई देखना है, तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए, है ना। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण के बारे में। और यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने सपोज दैट u वेग से दौड़ी चली आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसे आएगा? 2u वेग से, है ना। अगर समतल दर्पण के सामने कोनो वस्तु u वेग से, कौन से वेग से? u वेग से वस्तु आ रही है तो उसका प्रतिबिंब 2u वेग से आएगा। है ना। यदि कोई समतल दर्पण में कोनो वस्तु समतल दर्पण के सामने u वेग से आ रही है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2u वेग से आता है। और कुछ है इसमें? यदि क्या करें हम, कोई समतल दर्पण, ये कोई समतल दर्पण सपोज दैट रखा है ये, और यहाँ कोई वस्तु रखी है ना। कोई समतल दर्पण रखा है ये, और यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम टू सेम उतनी दूरी पर उसके पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी सीधा। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी सीधा। आभासी सीधा। और क्या बनेगा? उतनी ही दूरी पर। आभासी बनेगा तो सीधे सीधा वो सीधा बन पे करता है। और कुछ है इसमें? अगर दो समतल दर्पणों को कुछ कोण पर झुका कर रख दिया जाए, सपोज दैट दो समतल दर्पण ये रखे हुए हैं, है ना। कोई वस्तु यहाँ पे थीटा कोण, कोई वस्तु है उसको यहाँ पे रखा गया है, कोई वस्तु को यहाँ पे सपोज दैट रख दिया गया, तो कहेगा कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। किसकी? प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है उसको देखो कैसे निकाला जाता है, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रतिबिंबों को जो संख्या निकाली जाती है वो सम के लिए अलग और विषम के लिए अलग। विषम के लिए होता है 360/θ और सम के लिए होता है 360/θ-1। अब देखो कोई वस्तु जैसे है उसको हम मान लो 90 अंश के कोण पे रख दे रहे हैं, थीटा बराबर 90 अंश के झुकाव पे रख रहे हैं, या 60 अंश कुछ भी रख लेते हैं। तो अगर हमको निकालना है यहाँ से देख लेते हैं तो ये प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या इसकी हो जाएगी 360/θ, 0 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 आ रहा है ना। 4 सम है कि विषम? सम है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। अगर विषम आता है यहाँ तो हम यही रहने देते। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या निकालना हुआ। ये समतल दर्पण के बारे में हुआ। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। समतल दर्पण के बारे में इतना बहुत है।